हेलो गाइस, वेलकम बैक केबी क्लासेस। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 1 जिसका नाम है परिमेय संख्या के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गाइस, यहाँ पे चैप्टर का नाम है आपका परिमेय संख्या। इसमें आपका 84 क्वेश्चन है, सबको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ संख्याओं के बारे में जान लेंगे। देखिए, संख्याएं जो होती है ना, दो प्रकार की होती है। संख्याएं दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होता है आपका वास्तविक संख्या, एक होता है आपका काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो हम कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर्स या यहाँ पर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। देखिए, हम आज तक हम जो पढ़ते आए हैं वो सब हमने क्या किया, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, ये हमने आज तक नहीं पढ़ा है, ये हम पढ़ेंगे आने वाली कक्षाओं में। ठीक है, तो अभी हमें फिलहाल जानना है वास्तविक संख्या के बारे में। इसके बारे में आपको सिलेबस में नहीं दिया होगा। ठीक है, तो हमें बस वास्तविक संख्या के बारे में जानना है। अब बताइए, इस संख्या कितने प्रकार की होती है। देखिए, वास्तविक संख्या में बहुत सारी संख्याएं आती है। ठीक है, जैसे आपका पहला हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है, इसे हम कहते हैं होल नंबर। ठीक है, तो पहले आप बताइए पूर्ण संख्या होता क्या है। तो पूर्ण संख्या ऐसी संख्या होती है शून्य से शुरू होती है। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होती है। जैसे जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका चलते रहेगा। ठीक है, ये कभी खत्म होने नहीं वाला, चलते रहेगा अनंत तक, इन्फिनिटी। ठीक है, कभी आपका खत्म नहीं होने वाला ये। ठीक है, ये हो गया पूर्ण संख्या। अब आता है प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर। ठीक है, ये शुरू होता है 1 से। 1 2 3 4 5 6 7। ये भी आपका कभी कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब होता है इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है, कभी खत्म नहीं हुआ। तीसरा देखिए, तीसरा हो गया आपका सम संख्या, इवन नंबर। ठीक है, अब सम संख्या क्या होता है, तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं जो दो के पहाड़े में आती हो। ठीक है, जो दो से विभाजित होती हो। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 अनंत। ठीक है, कभी खत्म नहीं होने वाला। चौथा क्या होता है, विषम संख्या, ऑड नंबर। इसमें वे सभी नंबर्स आते हैं जो दो के पहाड़े में नहीं आती है। ठीक है, जैसे 1 हो गया, 3 5 7 9 11 13 15 17 इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है, ये हो गया आपका विषम संख्या कि किसी भी देखिए दो के पहाड़े में नहीं आ रहा। 1 3 5 7 9 11 13 15 17, इसमें कोई भी दो के पहाड़े में नहीं आने वाला। ठीक है, पांचवा देखिए, तो गाइज ये सभी क्या है, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये क्या है, सभी वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। पांचवा क्या होगा, पांचवा होगा भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि यहाँ पे पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो रही है, जीरो, शून्य। ठीक है, प्राकृत संख्या में सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, एक। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो दो। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो एक। ठीक है, और यहाँ पे समझना है और एक चीज़, देखिए पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या बिल्कुल सेम है, बस इसमें जीरो आपका एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, क्योंकि यहाँ पे जितना सब इसमें आता है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं, सॉरी, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि शून्य इसमें नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो हम उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं
जो स्वयं और एक को छोड़ के भी किसी और के पहाड़े में आए। ठीक है, जैसे आपका हो गया 4। 4 देखिए 4 2 के पहाड़े में आता है ना। मतलब देखिए कोई भी संख्या, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो 5 आपका 5 जो है ना वो बाह्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 किसी के भी पहाड़े में नहीं आता। जैसे 5 सिर्फ 5 के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो 5 तो वो खुद हो गया, स्वयं हो गया, और 1 जो है ना वो नहीं चलेगा आपका। मतलब स्वयं और 1 को छोड़ के भी आपको किसी और के पहाड़े में आना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आएगा उसी को हम कहते हैं बाह्य संख्या। जैसे 4 2 के पहाड़े में आता है, उसके बाद आपकी 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, अनंत। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्योंकि 4 2 के पहाड़े में आता है, 6 3 के पहाड़े में आता है, 8 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 9 भी 3 के पहाड़े में आता है, 10 2 के पहाड़े में आता है। तो खुद और एक को छोड़ के किसी और के पहाड़े में जो संख्या आती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए छठा नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। ये संख्या क्या होती है गाइस? इसके अपोजिट, इसके विपरीत। ठीक है, भाज्य संख्या के विपरीत होती है। यहाँ पे क्या था? जो अपने को छोड़ के और एक को छोड़ के भी किसी और के पहाड़े में आना चाहिए उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। और इसमें क्या होता है? इसमें जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आए और एक के पहाड़े में आए। जैसे आपका हो गया 2, हो गया 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, उसके बाद 37, उसके बाद आपका 41, उसके बाद 43, 47, ये सब क्या है? सभी आपका अभाज्य संख्या जो किसी के पहाड़े में नहीं आती है। ठीक है, 2 किसी के पहाड़े में नहीं आता, सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है, तो वो काफ़ी नहीं है। ठीक है, 3 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 5 7 11 सब किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4। अगर कोई आपसे पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आंसर क्या होगा? 4। वहीं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो 2। अब 2 एक ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। देखिए, है ना, 2 क्या है? एक सम संख्या भी है और 2 एक अभाज्य संख्या है। बाकी जितनी अभाज्य संख्या होती है वो सम संख्या नहीं होती है, लेकिन 2 की एक सम संख्या है, एकमात्र सम संख्या 2, जो कि अभाज्य संख्या है। ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, जो कि आपके चैप्टर का नाम है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब p बाई q के फॉर्म में जितनी संख्याएं होंगी ना उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे जो q है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे में 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका 5/9, 3/4, 2/7, है ना, 1/8। तो यहाँ पे देखिए ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है, तो ऊपर में जो होता है उसे अंश कहते हैं हम, नीचे वाले को हर कहते हैं, तो अंश बटे हर के रूप में है। तो जो भी संख्या, जो भी नंबर अंश बटे हर के रूप में होती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जिससे यहाँ पे वो संख्याएं हैं, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। तो अब बताइए ये सब परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे में कुछ नहीं है। यहाँ पे तो नीचे में था 5, नीचे में 9 है, नीचे में 4 है, नीचे में 7 है, नीचे में 8 है, तो यहाँ पे तो नीचे में कुछ नहीं है। तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? देखिए ये सभी परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, क्योंकि सारी संख्या को नीचे में कुछ नहीं तो कम से कम 1 होता है। ठीक है, सबके नीचे में 1 हम लिख सकते हैं। तो ये भी p/q के फॉर्म में आ गई, नीचे 1 है सब में। तो जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 जितनी भी संख्या है। अब एक सवाल आता है कि शून्य क्या है, 0 क्या है? शून्य परिमेय है या अपरिमेय है, क्या है? तो शून्य क्या होता है गाइस? शून्य होता है परिमेय संख्या होता है।
ठीक है, शून्य क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए शून्य एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहीं पे अगर ये क्वेश्चन इस तरह से रहता 1/0, तब ये परिमेय ना होकर क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। अगर शून्य नीचे रहे तो उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, अगर शून्य ऊपर है तो वो परिमेय संख्या होगा। क्योंकि नीचे 0 है, उसका कोई आंसर नहीं होता, उसको हम अपरिभाषित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ये हो गया आपका परिमेय संख्या। अब आएगा अपरिमेय संख्या। इर्रेशनल नंबर। तो इसमें वही संख्याएं आती हैं जो p/q के फॉर्म में ना हो, या फिर जिसका कोई एग्जैक्ट मान ना हो। ठीक है, प्रॉपर मान ना हो, जैसे √15, √17, इसका मान निकालेंगे तो दशमलव में आएगा। √20, ये सबका कोई एग्जैक्ट मान नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने भूल गया, जैसे √16 होता है, तो √16 का मान कितना होता है? 4। √25 का मान कितना होता है? 5। √36 का मान कितना होता है? 6। तो अगर कोई संख्या रूट के अंदर में है और उसका अगर मान होता है तो वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, देखिए √16 का मान 4 है, तो मतलब √16 क्या है? ये परिमेय संख्या है। √16 क्या है? परिमेय संख्या। जबकि यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या है, जबकि √16 परिमेय संख्या है। रूट के अंदर में कोई भी संख्या रहे वो अपरिमेय होता है, लेकिन अगर उसका मान होता हो तो वो परिमेय हो जाएगा। तो ये सभी क्या है? अपरिमेय। √20, √21, √22, √23, √24, लेकिन √25 नहीं होगा, ये आपका परिमेय संख्या है, ये आपका इसमें आएगा। ठीक है, तो ये इसमें नहीं आने वाला, क्योंकि √25 का मान 5 होता है, मतलब ये 5 है। ठीक है, तो √25 परिमेय संख्या है, √36 परिमेय संख्या है। ठीक है, √100, √121, सब ये सब परिमेय संख्या है, क्योंकि 121 का मान कितना होता है? 11 होता है। तो वही सभी संख्याएं, अगर रूट के अंदर में कोई भी संख्या हो तो वो परिमेय संख्या होगी, अगर उसका मान होता हो तो। ठीक है, जिसका मान नहीं हो तो वह अपरिमेय संख्या होगी। अब एक संख्या बचा आपका पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर। अब पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। देखिए इस तरह से एक नंबर लाइन हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए संख्या रेखा, एक संख्या रेखा है, बीच में आपका शून्य होगा, तो 1, 2, 3, 4, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इस तरह से आपका कोई संख्या रेखा नंबर दिया हुआ। ठीक है, इधर आपको चलते जाएगा 4, 5, 6, 7, इस तरह से, इधर -3, -4, माइनस चलते रहेगा। ठीक है, तो जो शून्य है ना, इसके दाएं तरफ जितने नंबर है उसे हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और इसके बाएं वाले को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और इसमें जो संख्या दी हुई होंगी ना उसको हम पूर्णांक कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, या -1, -2, -3, सब क्या? सब पूर्णांक है। इधर और भी चलेगा आपका -4, -5, सब पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा। ये सभी आपका वास्तविक संख्या, पूर्ण, प्राकृत, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, के बाद परिमेय, परिमेय, अपरिमेय, सारी क्या है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर से। ठीक है, अब चलिए हम बनाते हैं इसका एक्सरसाइज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब हमने पढ़ा अभी यहाँ पे, देखिए भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है आपका? 4। ठीक है, 4, 6, 8, 9, ये सभी क्या है भाज्य संख्या? तो सबसे छोटी क्या होंगी? 4 होगी। तो एक का आंसर क्या होगा? एक का आंसर हो जाएगा आपका 4। दूसरा क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या है? 2। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? देखिए ये पूर्ण संख्या है, और सबसे छोटी क्या है आपका? 0। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका 0 होगा। ठीक है, 0। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपका क्या है? 1। तो क्या होगा आंसर इसका? 1 +1। ठीक है, +1 मतलब एक ही होता है।
सबसे बड़ी संख्या। अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन है? यहाँ देखिए -17 है, -18 है, -7 है, -8 है। देखिए गाइस, माइनस में जो चीज़ छोटा है वो सबसे बड़ा होता है। जिसे आपको यहाँ पे दिया है -17, 5 नंबर है आपका, -17 है, -18 है, -7 है और -8 है। ठीक है, तो अगर ये सवाल इस तरह से होता, 17 होता, 18 होता, 7 और 8, देखिए यहाँ माइनस नहीं है। अगर माइनस नहीं रहता तो ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन होता? ये 18, क्योंकि माइनस नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है। अगर माइनस सब में लग जाए तो जो सबसे बड़ा था वो सबसे छोटा हो जाएगा, ये सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा था वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, -7 यहाँ पे सबसे बड़ा है। ठीक है, माइनस में जो संख्या सबसे छोटी आपको दिख रही है वो सबसे बड़ी है। यहाँ पे देखिए 17 है, 18 है, 7 है, 8 है, तो ये सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन है? ये। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन योज्य तत्समक है? क्या पूछ रहा है? योज्य तत्समक। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझते हैं इसको बढ़िया से। ठीक है गाइस, तत्समक जो होता है ना, 6 नंबर क्वेश्चन है, तत्समक आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है योज्य तत्समक, एक होता है गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? इसमें आपका आता है 0, ठीक है, 0, और इसमें आपका क्या आता है? 1। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। योज्य तत्समक क्या होता है? 0, और गुणात्मक क्या होता है? 1। ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है सवाल, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, वही आपका पूछा है यहाँ पे। देखिए, इनमें से कौन योज्य तत्समक है? तो आंसर क्या होगा? 0। और पूछा है फिर से, इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है? तो गुणात्मक क्या होता है? तो ये होता है 1। ठीक है, फिर देखिए 11 का व्युत्क्रम होगा, तो व्युत्क्रम निकालना है यहाँ पे। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। तो 11 का उल्टा क्या होगा? 1/11। ठीक है, चलिए और इसको अच्छा समझते हैं हम लोग यहाँ पर। ये देखिए, आपका इस चैप्टर में ये सवाल आपका 2 तरीके से आ सकता है। ठीक है, देखिए कभी आपको इस तरह से पूछेगा, इसका सवाल क्या है? 11, 9 नंबर ना, 11 का व्युत्क्रम क्या होगा? ये आपका आ गया। सवाल इस तरह से भी रह सकता है। ठीक है, या 11 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ठीक है, कहीं कहीं पे आपको व्युत्क्रम मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको गुणात्मक प्रतिलोम मिलेगा। ठीक है, तो दोनों का अर्थ, दोनों का मतलब एक ही होता है। व्युत्क्रम का मतलब भी होता है उल्टा, और इसका मतलब भी होता है उल्टा। उल्टा करना आपको उसको। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन किया 11, तो 11 को उल्टा कैसे करेंगे हम? तो 11 के नीचे में आपका क्या रहता है? 1 रहता है। ठीक है, किसी भी संख्या के नीचे में 1 है ही है। ठीक है, तो इसका उल्टा कैसे निकालेंगे हम? इसको 1/11 कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसको हम। 1 ऊपर, 11 नीचे, तो 11 का व्युत्क्रम क्या हो गया? 1/11। इस तरह से अगर आपको संख्या मिले 5/7 और आपको बोले कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे, 7/5। ठीक है, ये हो गया आपको उल्टा व्युत्क्रम। तो अगर सवाल पूछेगा 5/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आंसर ये होगा। अगर सवाल पूछेगा 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो भी आंसर यही होगा। तो दोनों का आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/11। ठीक है, 11 का पूछा है तो क्या होगा? 1/11, उल्टा कर देना है। 11 के नीचे में 1 है, उल्टा हो जाएगा 1 ऊपर, 11 नीचे। फिर क्या क्वेश्चन? -12 का व्युत्क्रम क्या होगा? ठीक है, व्युत्क्रम मतलब क्या? तो उल्टा होता है, उल्टा करना है आपको। किसका? -12 का। और ये 8 नंबर था। ठीक है, 9 नंबर में क्या है? -12 का व्युत्क्रम
क्या होगा, उल्टा कर लेना है। देखिए -12 दिया हुआ, ये आपको दिया हुआ, इसका व्युत्क्रम निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसको उल्टा कर देंगे आप, 1/-12। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये जो माइनस है ना, इसको ऊपर में भी हम लिख सकते हैं, -1/12, दोनों एक ही बात है। यहाँ माइनस नीचे है, माइनस ऊपर में है, दोनों एक ही है। ठीक है, ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है, ऑप्शन में ये भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 नंबर का आंसर कहाँ गया, -1/12, ये आपका दिया हुआ। ठीक है, 10 में क्या, 5 का व्युत्क्रम, मतलब 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5 निकालते हैं इसका। देखिए, तो 5 का व्युत्क्रम क्या होता है, 5 को हम लोग देखिए 5 के नीचे में 1 लिख सकते हैं। अब इसका निकालना है व्युत्क्रम, तो उल्टा कर देना, 1 ऊपर नीचे 5, तो 1/5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 5 का निकालने बोला तो इसका आंसर हो गया 1/5। सॉरी, 10 नंबर है ना। 11 नंबर क्या है आपका, 7 का गुणात्मक। देखिए आप क्या पूछ रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ पे आपका व्युत्क्रम पूछा, व्युत्क्रम पूछा, यहाँ पे देखिए गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, अब ब्रैकेट में व्युत्क्रम लिखा हुआ है, दोनों एक ही बात है। तो 7 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम क्या होगा, तो 7 के नीचे में 1 है, तो उल्टा करेंगे तो 1 जाएगा ऊपर, 7 नीचे आएगा, तो 1/7 होगा। देखिए इस तरह से, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था, 7 ना, 7 का हमें निकालना है। ठीक है, तो 7 के नीचे में हम 1 मान लेंगे, तो और इसका उल्टा कर देंगे तो 1/7 हो जाएगा, तो आंसर हो गया 1/7। क्या है 12 नंबर, 3/4 का व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसको उल्टा कर देना है, 4 ऊपर 3 नीचे, मतलब 4/3, तो यहाँ पे आपका 4/3 है। फिर देखिए 13 नंबर, 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा। यहाँ पे आपको समझना है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, 0/2, 13 नंबर ना। देखिए 0/2, अब इसका अगर हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो कैसा होगा, उल्टा हो जाएगा, 2/0 हो जाएगा। लेकिन 0 कभी भी नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कभी भी नीचे आपको 0 दिखे तो उसका कोई आंसर नहीं है। ठीक है, वो आपका क्या है, अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है वो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, क्योंकि नीचे में 0 है, नीचे में 0 है, और नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अपरिभाषित। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 16/-24 का योज्य प्रतिलोम बोला। देखिए ये अलग चीज़ है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका गुणात्मक प्रतिलोम, ये अलग है। तो यहाँ पे आपका योज्य प्रतिलोम। देखिए प्रतिलोम जो होता है 2 प्रकार का होता है। प्रतिलोम 2 प्रकार का, एक हो गया आपका गुणात्मक प्रतिलोम, एक होता है आपका योज्य प्रतिलोम। ठीक है, इसको हमने तब से बनाया। ठीक है, देखिए यहाँ पे सॉल्व किया, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11 है ना, ये सभी आपका गुणात्मक प्रतिलोम है, ये सभी। ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, बस उल्टा कर देना होता है। सिर्फ 5/8 है, तो उल्टा क्या होगा इसका, 8/5। इसे किया अभी हमने। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 3/4 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 4/3। तो ये सब आपका गुणात्मक प्रतिलोम है। उल्टा देखिए, ऊपर 5 है, यहाँ पे नीचे में 5 है, उल्टा कर देना। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका यूज में क्या होता है, यूज में आपका उल्टा नहीं करना है। ठीक है, यूज में अगर आपको प्लस में दिया हुआ तो माइनस में करना है, अगर माइनस में दिया हुआ तो प्लस में करना है। जैसे मान लीजिए +12 आपका दिया हुआ है। ठीक है, और आपको बोले कि 12 का योज्य प्रतिलोम निकाले, तो क्या होगा, -12, उल्टा नहीं करना है। यही रहेगा आपका 5/8। अगर बोलेगा 5/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, -5/8 कर देना, उल्टा नहीं करना है। ठीक है, उल्टा नहीं करना। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है। ठीक है, प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस होगा, प्लस का नेगेटिव क्या होता है, माइनस होगा। यहाँ पे उल्टा नहीं करना, इसमें आपको उल्टा नहीं करना होता। फिर देखिए 3/4 मान लेते हैं, 3/4 है, मान लीजिए इसका निकालना है आपको योज्य प्रतिलोम, तो क्या हो जाएगा, -3/4। ठीक है, मान लीजिए 8 दिया हुआ है, तो क्या होगा, -8, या फिर -8 दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा, +8। इस तरह से निकालते हैं योज्य प्रतिलोम। तो वही आपका सवाल है यहाँ पे,
सवाल है क्या है, 16/-24 का योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम निकालना। ठीक है, तो निकालते हैं, चलिए 16/-24 का योज्य प्रतिलोम निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 16 बटा नीचे -24 से क्या +24 हो जाएगा आपको। ठीक है ना, योज्य प्रतिलोम में आपको माइनस का प्लस करना है सिर्फ। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसको काट लेंगे हम। 8 से कटेगा 2 बार में, 8 से कटेगा 3 बार में, तो 2/3 आ रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर, 2/3। 15 नंबर क्या है, 7/-11 का योज्य प्रतिलोम है। 7/-11, नीचे -11 है। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं, प्लस कर देना हमें। ठीक है, 15 नंबर में 7/-11 है, इसको प्लस कर देंगे हम, 7/+11। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नीचे में प्लस को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इसको हम सिर्फ 7/11 भी लिख सकते हैं, प्लस लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 7/11। ठीक है, अब देखिए 3/4 का योज्य प्रतिलोम है, तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो उसका उल्टा क्या होगा, माइनस होगा आपका, -4/3। नहीं, ये नहीं होगा आपका, ये तो उल्टा हो जा रहा है ना, इसका क्या होगा, -3/4, या +3/4 का -3/4। अब देखिए 3/8 है का योज्य प्रतिलोम, तो क्या होगा, -3/8। कहाँ पे है, ये -3/8। उसके बाद क्या है, 13/-7 का योज्य प्रतिलोम। योज्य निकालने बोला, गुणात्मक नहीं बोला। ठीक है, यहाँ पे गुणात्मक है, देखिए इधर गुणात्मक है, यहाँ पे सब में आपका योज्य है, योज्य प्रतिलोम। तो 13/-7 है, तो -7 आपका +7 हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, उल्टा नहीं करना है। तो 13 देखिए +7, ये वाला इसका आंसर होगा। फिर क्या है, -2/7, क्या हो जाएगा, -2/7 का +2/7, कहाँ पे है, तो कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है, देखिए कट जाएगा ऊपर नीचे, माइनस माइनस कट जाएगा। देखिए 19 नंबर, -2/7 का यूज प्रतिलोम क्या होगा, +2/7, मतलब सिर्फ 2/7, क्योंकि प्लस को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा, देखिए, लेकिन यही वाला होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस, तो कट जाएगा आपका। ऑप्शन ए में क्या है, -2/-7, ये कट जाएगा, तो क्या आएगा, 2/7, है ना, तो यही तो है ना, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अब 20 में क्या है, 9/-7 का योज्य प्रतिलोम, 9/+7 होगा, तो यहाँ पे 9/+7 है, तो ये इसका आंसर होगा। फिर देखिए -5/9 है, यहाँ पे क्या होगा इसका, +5/9 कहाँ पे है, यहाँ पे है 5/9, तो इसका आंसर होगा। 5/6 का क्या होगा, -5/6 यहीं पे है। 1/3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, योज्य बोला है, गुणात्मक नहीं बोला है। ठीक है, तो इसमें आपको प्लस है, माइनस कर लेना, ये वाला सेम होगा, सेम 1/3, 1/3, बस या प्लस था तो या माइनस हो गया। ठीक है, फिर देखिए -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +9, यहाँ पे है +9, ये 9 मतलब +9 है। -11 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +11। 8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -8। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आ गया, 5/9 प्लस -8/9। चलिए सॉल्व करते हैं इसको 27 नंबर में। सवाल आपका 5/9 प्लस -8/9। देखिए इसको थोड़ा सा आसान से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए 5/9 है, प्लस माइनस क्या होता है, -8/9 कर लिया हम, प्लस 5/9 प्लस माइनस -8/9। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 9 और 9 का लॉस कितना होता है, 9 होता है। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, 9 और 9 का एलसीएम 9 होगा, एक है 1 गुना 5, 5 होगा 8, तो कितना आ रहा है, -3, 5 में गया 8, -3/9, एक कट जाएगा आपका 3 से, -1/3, इसका आंसर आ रहा है -1/3। ठीक है, फिर क्या है 28 नंबर में, 3/-5 गुना 5 -5/3, तो सॉल्व कर लेते हैं। 28 नंबर, 3/-5 गुना -5/3, ये का सवाल है। तो यहाँ पे दोनों कट जाएगा, पर देखिए 3 से 3 कटेगा, -5 से -5 कट जाएगा। ठीक, तो कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा है, एक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर में क्या है आपका, इसमें है
7/12 माइनस 17/24 इसका मान निकालना है हमें। ठीक है, तो सेम करना। 12 और 24 का एलसीएम कितना होता है? 24। तो 12 के पाले में 24 दो बार में आएगा, 2 गुना 7 14, 17 हो जाएगा। तो -3/24, 3 से कटेगा एक बार में 8, तो -3/8 इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपका बी नंबर में है, इस तरह सॉल्व करेंगे। उसके बाद 30 नंबर में क्या है? -1 गुना -7/8। तो इसका गुना करेंगे हम 1 से। तो 7 किसी का भी गुना अगर 1 से करते हैं तो उतना ही आता है ना। इसका गुना करेंगे 1 से तो यही आएगा 7/8 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, +7/8। अब इस प्लस को मैं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए 7/8। अब 31 नंबर क्या है? 31 नंबर में आपका क्वेश्चन है 4 डिवाइड -2/3। ठीक है, बनाते हैं इसको। -2/3 इसका मान निकालना हमें। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 है, इससे डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड को क्या लिखा है हमने? मल्टीप्लाई, गुना लिखा है। भाग को हमने गुना लिखा है। अब भाग को जब भी गुना लिखते हैं तो क्या होता है, उसके बाद जो भी संख्या रहता है वो उल्टा हो जाता है। तो 3 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने भाग को गुना किया। भाग को हम जब भी गुना करेंगे उसके बाद जो भी संख्या रहेगा वो उल्टा हो जाएगा। 3 ऊपर 2 नीचे। अब इससे ये कट जाएगा दोबारा में, 3 दूनी 6। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, तो -6 इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए आप ऑप्शन बी में 32 नंबर। 32 नंबर में क्या है? -8/7 इंटू 21/12 इज इक्वल्स टू 21/12 इक्वल्स टू इंटू डॉट डॉट डॉट। अभी जो है ना रिक्त स्थान इसमें भरना है हमें। अब क्या भरेंगे हम? देखिए ये बराबर है, तो बराबर के इधर जो भी रहता है ना, बराबर के इधर वो रहना चाहिए। तो बराबर के इधर क्या है? देखिए 21/12 है, तो बराबर के इधर देखिए 21/12 है। अब बराबर के इधर क्या है? -8/7, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये होगा इसका आंसर -8/7। ये भी हो गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है, ये यहाँ पे हो गया, तो आंसर क्या होगा? -8/7। अब 33 नंबर। देखिए सवाल है, पहले आपका एक स्थान दिया हुआ मल्टीप्लाई है 15/17 बराबर 15/17 गुना -4/3। देखिए बराबर के इधर जो रहेगा ना, बराबर के इधर वही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर क्या है? 15/17 है, जो कि है यहाँ पे, लेकिन ये इधर नहीं है। यही इसका आंसर होगा -4/3। ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों तरफ समान होना चाहिए। इसका आंसर होगा -4/3। ठीक है, 34 में क्या करना है आपको? देखिए 34 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 11/24 है, डिवाइड है रिक्त स्थान इक्वल्स टू -11/15। ठीक है, देखिए 11/24 है, डिवाइड है -11/15। तो हमें यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या होगा हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको बनाने का एक बहुत आसान तरीका है। ठीक है, तरीका देखिए क्या है। इसमें हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना गाइस, इसका इससे हमें भाग दे देना है। ठीक है, देखिए 11/24 है ना, भाग कर देना इससे 11। यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक्स मान लेते हैं पहले। इसका मान हमें निकालना है, तो हमने यहाँ पे एक्स मान लिया। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको लिखेंगे, इसको भाग दे देंगे इससे। ठीक है, इसका भाग किससे होगा? इससे होगा। अब देखिए अब सेम करना, वही 11/24 है यहाँ पे। इस भाग को हम क्या करेंगे? गुना करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं भाग को गुना करने से क्या होता है, ये उल्टा हो जाएगा। 15 ऊपर -11 नीचे। अभी हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे किया हमने, यहाँ भाग था उसको गुना किया तो ये उल्टा हो गया था, है ना। तो यहाँ भी सेम करना है, ये भाग है, भाग को गुना करेंगे तो ये उल्टा 15 ऊपर 11 नीचे। अब इससे ये कट जाएगा।
3 से कटेगा 8 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, तो 5/8 आ रहा है। और देखिए यहाँ पे माइनस भी है, ये माइनस यहाँ पे लिखना है हमें, आंसर क्या होगा -5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका 9/8 डिवाइड ब्रैकेट स्थान बराबर -3/2। तो हमें यहाँ पे x का मान निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बनाते हैं 35 नंबर 9/8 डिवाइड -3/2। तो सेम करना है, 9/8 को लिख लेना है, डिवाइड को लिख लेना है, और इसको डिवाइड देना है इससे, ठीक है, -3/2 से। यहाँ पे हमें इसका मान निकालना है, इस जगह में क्या होगा, इसका मान निकालना है हमें, ठीक है। तो 9/8 को लिखेंगे और भाग को गुना कर लेंगे, 2 जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे, क्योंकि हमने भाग को गुना किया तो उल्टा आ जाएगा। सेम जैसे हमने यहाँ पे क्या 34, 35, 36 सबका सब समान हो गया कि जैसा बनेगा, ठीक है। अब काट लेते इसको, 3 से काटेगा, एक बार में 3 से काटेगा 3 बार में, हो जाएगा 4 बार में, तो 3/4 आ रहा है। क्या देखिए माइनस बचा हुआ, तो ये आपका -3/4 इसका आंसर होगा, ठीक है। 35 का -3/4। अब 36 में को वैसे ही करना है, सेम करना है, 13/25 है, डिवाइड है, x का मान निकालना 13/5 है। क्वेश्चन है गाइस 13/25 डिवाइड रिक्त स्थान का मान निकालना है बराबर 13/5। हमें यहाँ पे x मान लेना है पहले, फिर 13/25 है, इसको लिखना है, फिर डिवाइड को लिखना है और इसको इससे डिवाइड कर देना 13/5 से। अब 13/25 डिवाइड को गुना करेंगे तो 5 जाएगा ऊपर, नीचे 13, इससे 1 कट जाएगा, 5 से कट के 5, 1 बना 25, 5 1/5 इसका आंसर है, ठीक है। 36 नंबर में क्या है, 36 नंबर में क्या है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए p/23 को किससे गुना करना होगा। अब गुणनफल 1 निकालना है हमको, मतलब 1 हमको आंसर निकालना है, तो मतलब इसका गुना हम किससे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 7/23 का गुना हम किससे करें कि आंसर में हमको 1 मिले, 1, देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए, मतलब गुना 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को हम किससे गुना करना होगा, 7/23 का गुना किससे होगा। तो किसी भी अगर हमको कभी भी एक आंसर लाना है, ठीक है, और तो गुना करने बोल दे, तो हमें हमेशा उसको उल्टा से गुना करना होगा, उसके व्युत्क्रम से गुना करना होगा। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 23/7, जो भी संख्या रहेगा उसका अगर उसके उल्टा से ही गुना कर देना तो आंसर 1 आएगा। देखिए कटने के बाद 1 ही ना आएगा, 1 आ रहा है, तो हमने गुना किससे किया, गुना किया 23/7 से, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या था 7/23 और गुना किससे किया 23/7 से, हमेशा उसका व्युत्क्रम से गुना करना होता है। तो इसमें क्या होगा 23/7। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, मतलब खुद का व्युत्क्रम, खुद का उल्टा। तो बताइए खुद का उल्टा कौन होता है, इसे 37 नंबर में, नहीं 38 होगा। अब ऐसी कोई संख्या है क्या जिसका उल्टा वो खुद है, जिससे अगर हम निकालेंगे 5 का उल्टा, तो 5 का उल्टा क्या होता है 1/5, 10 का उल्टा निकालें तो 1/10, तो दोनों देखिए अलग अलग है, 5 है यहाँ 1/5 है, 10 है यहाँ पे 1/10 है। तो ऐसी कोई संख्या है जिसका उल्टा भी वही है, तो आंसर क्या होगा, एक है 1। 1 का उल्टा क्या होता है, 1 का उल्टा होता है 1/1, जो कि 1 ही है। तो 1 का उल्टा क्या आ गया, देखिए 1 ही आ गया। और क्या होता है -1, तो -1 का उल्टा क्या होगा 1/-1, इसको भी हम ले सकते हैं क्या -1, तो -1 का उल्टा क्या आ रहा है -1, देखिए। तो 1 और -1 दोनों इसका आंसर होगा, 1 का उल्टा 1 होता है और -1 का उल्टा भी -1 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ आपका -1 दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा -1। इसका आंसर आपका 1 भी हो सकता है, ठीक है, अगर ऑप्शन में आपका 1 रहा तो ये भी होगा, दोनों इसका आंसर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो परिमेय संख्या, नहीं यहाँ पे किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल क्या होता है, हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या को अगर उसके गुणात्मक प्रतिलोम से, मतलब उसके उल्टा से, उसके व्युत्क्रम से गुना कर दे तो आंसर क्या होगा 1 आएगा। अभी हमने किया यहाँ पे 36 नंबर में, ठीक है ना।
40 में क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। तो अगर कोई भी दो परिमेय संख्या, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8/9 और 10/11 है, ठीक है, और मैं आपको बोला कि इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो गाइज इसके बीच में इतनी ही परिमेय संख्याएं जिसको हम गिन नहीं सकते, अनगिनत परिमेय संख्याएं, अनगिनत, असंख्य, ठीक है, इनफाइनाइट ऑफ रेशनल नंबर्स, इन दोनों के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं। तो आंसर क्या होगा, देखिए अनंत। अनंत मतलब अनगिनत, बहुत सारा। फिर से वही सवाल आ गया, 11/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम आ गया, देखिए यही सब सवाल पहले था आपका। यहाँ पे देखिए सब सेम है, 11 का व्युत्क्रम, -12 का व्युत्क्रम, 5 का व्युत्क्रम, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम, ये सभी संख्याएं सेम है। और यहाँ पे जो है वही आपका है -5/9 का गुणात्मक प्रतिलोम। 11 और -6 यहाँ पे -5/9 है। उसके बाद यहाँ पे आप कहते हैं 2/-3, सब में क्या निकालने बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, है ना, सब में व्युत्क्रम निकालने बोला, सब एक ही बात है, ठीक है। तो 11/-6 क्या होगा, -6/11, उल्टा करना है आप, यहाँ पर उल्टा करना है, ठीक है। 11/-6 है तो -6/11 ये वाला, -5/9 है तो 9/-5, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ यहीं पे है, ठीक है। तो समझिए इसको, क्वेश्चन है -5/9, इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा करना है, ठीक है। तो 9/-5 यही है, देखिए 9/-5, बस माइनस को ऊपर में लिखा है, यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2/-5 को क्या होगा, -5/2 उल्टा। उसके बाद 3/8 का क्या होगा, 8/3 यहाँ पे है। 4/8 का क्या होगा, 8/4। 4/5 का 5/4, देखिए यहाँ पे। अब डैश का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, तो किसका व्युत्क्रम नहीं होता, किसका उल्टा नहीं होता, बताइए। देखिए उल्टा हर एक संख्या का होता है, सिर्फ जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो का कोई उल्टा नहीं होता, जीरो का उल्टा, जीरो का व्युत्क्रम पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, 0, 0। अब सवाल है -5 × -1 का गुणनफल क्या होगा। तो ये तो आपको आता ही होगा, 5 का गुना करेंगे पहले 1 से, -5 × -1। देखिए अगर कभी भी गुना रहे तो सबसे पहले आपको गुना करना है, देखिए यहाँ पे गुना है तो सबसे पहले भूल जाइए जो भी दिया हुआ, माइनस दिया हुआ उसको भूल जाइए। तो 5 और 1 का गुना क्या होगा, 5 1 के 5। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो +5 इसका आंसर हो जाएगा। अब +5 कहाँ पे, यहाँ पे +5 है। 49 में क्या है, -2 × -1, क्या है, -2 × -1। तो पहले हम 2 का गुना करेंगे 1 से, तो 2 एकम क्या होगा, 2, पहले गुना कर लेना है, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस, तो +2 इसका आंसर होगा, 49 का +2। अब 15 क्या है, -3 × 1, -3 × 1, फिर गुना करना, 3 1 के 3, माइनस माइनस होगा। तो गाइज इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी जो बच गया हो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे हम।